I am Manoj Majan, IS 2019 batch. Now posted in Titlagar as a STM, Balonge district, Odisha. So before jumping to the directly to the journey, first of all I want to introduce myself. Actually, I got selected in UPSC twice in 2017 exam, 16 exam. In 2017 batch, I was assistant commissioner in the RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स. एट दैट टाइम आई गॉट 903 रैंक, 903 रैंक आया था. लेकिन तब ट्रेनिंग ही चल रहा था, उसके बीच में और एक बार 2019 में मेरा सिलेक्शन हो गया एग्जाम में. तो उस एग्जाम में 125 रैंक आया और मुझे आईएएस मिला. तो आईएएस मिलने के बाद केडर मिला उड़ीसा. तो नाउ उड़ीसा में पोस्टेड हूँ. ये यूपीएससी का जर्नी एक एक्सप्लेन करने को कहे तो बहुत रोमांचक जर्नी था और बहुत कुछ इस जर्नी में सीखा. एक्चुअली इट इज नॉट ऑल अबाउट द डेस्टिनी, इट इज ऑल अबाउट द जर्नी. कि हम सक्सेसफुल होने के बाद क्या होता है, उससे ज्यादा ये जर्नी में आपने क्या सीखा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो मैं मेरा जर्नी एक्सप्लेन करूंगा. आई विल स्टार्ट फ्रॉम माई चाइल्डहुड. कि मेरा जो एजुकेशन है वो आश्रम स्कूल में हुआ है. जो हमारे VJNT जो नोमैरिक ट्राइब्स के स्कूल है, उसमें मेरे पिताजी टीचर थे. तो वहीं पे मेरा 3rd स्टैंडर्ड तक एजुकेशन हुआ. उसके बाद जो एजुकेशन हुआ वो टाउन में हुआ, स्मॉल टाउन्स, 3rd to 10th स्टैंडर्ड. उसके बाद का एजुकेशन 11 10th को अच्छा मार्क्स आया तो डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे हुआ. और उसके बाद जब 12th में टॉप किया तो जो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, महाराष्ट्र का वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज, उसमें मेरा एजुकेशन हुआ. और वहीं से मुझे यूपीएससी करना क्यों है और क्या करना है ये समझ में आया. एक्चुअली ड्रीम का जर्नी चालू हुआ जब मैं बचपन में, हम हमारे जो गालन गांव था वहां से हमारा जो नेटिव प्लेस था वहां पे जाते थे. तो हमेशा कलेक्टर का ऑफिस बीच में आता था, बहुत बड़ा ऑफिस था, बंगलो भी बहुत बड़ा है जलगांव कलेक्टर का. तो हमेशा फ्लैग देख के लगता था कि ये जगह पर फ्लैग हमेशा क्यों होस्ट होते रहता है. तो पिताजी को पूछते थे हम ऐसे कि यहाँ पे क्या है, इतना सारा पुलिस रहता है, फ्लैग हमेशा होस्ट किया जाता है यहाँ पे डेली बेसिस पे, तो यहाँ पे क्या है. तो पिताजी बोलते हैं वहाँ पे कलेक्टर रहता है. तो हम ऐसे पूछते थे बचपन में कि कलेक्टर क्या होता है. तो हम हमेशा बताते थे कि एक बार तुम होके देखना तब तुम्हें पता चलेगा कि कलेक्टर होता क्या है और क्यों यहाँ पे फ्लैग ये होता है. तो तब से मतलब एक था कि ये कुछ तो भी होता है कलेक्टर, और ऐसा कुछ मतलब बड़ा आदमी होता है, ऐसे में से बचपन से एक मन में था. तब फिर जब 7th स्टैंडर्ड में आए तो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है महाराष्ट्र में स्कॉलरशिप करके. तो उस एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय एक टीचर हमेशा कहते थे कि वो ऐसे बोलते थे कि मैंने होशी तो कलेक्टर, मतलब तुझे होना है तो कलेक्टर होना, नहीं तो हमारे पास भैंसे है घर पे, और भैंसे तुम चरा लेना, ऐसे सर बोलते थे. ऐसे मजाक में ही बोलते थे. तब से मतलब एक पता चला कि कुछ तो भी आईएएस का एग्जाम होता है, कलेक्टर होता है, लेकिन कुछ पता नहीं था. तो ऐसे मतलब बचपन में किसी कभी तो खास है टीचर से सुना था या पिताजी से खाली सुना था. लेकिन जो एक्चुअली जो जर्नी स्टार्ट हुआ वो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में जब एडमिशन लिया तब पता चला. बहुत सारे सीनियर ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे, कोई सिविल सर्विस में थे, और बहुत सारा कॉलेज भी रिच हेरिटेज है. तो वहां से पता चला कि आईएएस ऐसा एग्जाम होता है और उसमें ये पैटर्न होता है, ऐसे पता चला. और बहुत सारे सीनियर हमने भी देखे थे कि वो क्रैक कर पाए यूपीएससी को एग्जाम को. तो ये देख के लग रहा था कि हम भी कर पाएंगे. तो 3rd 2nd ईयर के एंडिंग में प्रिपरेशन थोड़ा बहुत स्टार्ट किया. और जो यूपीएससी रिलेटेड कौन से बुक्स पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो भी थोड़ा बहुत स्टार्ट किया. तो लास्ट ईयर के एंड में हमारा मई में एग्जाम खत्म हुआ. उसके बाद अगस्त में एग्जाम था. तो उस बार मैंने ट्राई किया फर्स्ट 2015 में, तब सिलेक्शन हुआ. लेकिन 2016 में 3 चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई कि व्हाट टू रीड, कि हमेशा एग्जाम में क्या पढ़ना है, व्हाट नॉट टू रीड, क्या नहीं पढ़ना, होम टू मीट, कि किसके ये रहना है, फ्रेंडशिप में रहना है, और किसका गाइडेंस लेना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में. इट इज नॉट लाइक कि हमारा कॉलेज का या 10th का एग्जाम है. ये बाकी एग्जाम में क्या है, 10th और कॉलेज के एग्जाम में कुछ सिलेबस किया है, डिफाइन किया है, वेल डिफाइंड सिलेबस है, उसमें से आप पढ़ के मतलब एक टाइप का रट्टा लगा के भी पास हो सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं. लेकिन ये एग्जाम में एक देखा कि इस एग्जाम में तो बहुत सारा सिलेबस है, सिलेबस इज डिफाइंड बट नॉट वेल डिफाइंड, बहुत बड़ा डेप्थ है. तो इसमें एक्चुअली आपका ये आता है थिंक कि आप खाली
पढ़ के तो आपका हो नहीं सकता, तो आपको ये करना है कि एनालिसिस करना है एग्ज़ाम का, कि एग्ज़ाम में एक्चुअली क्या पूछा जाता है और एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। तो आपको पता चलेगा एग्ज़ाम का जो नोटिफ़िकेशन दिया हुआ है, उससे ही आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम का डिमांड क्या है। तो ऐसे करके 3 चीज़ें सीखने के बाद 2016 में प्रीलिम्स एग्ज़ाम एकदम कट ऑफ मार्क्स पे क्रैक हुआ। जो प्रीलिम्स का कट ऑफ था उस साल समथिंग 116 था, तो एग्ज़ैक्ट मार्क्स मिले और उस पे प्रीलिम्स क्रैक हुआ। मेंस में भी फर्स्ट टाइम मेंस था, इतना पढ़ाई ठीक से नहीं हुआ था, लेकिन कॉन्फिडेंट थे, ग्रुप स्टडी कर रहे थे, तो उसकी वजह से कॉन्फिडेंट थे कि मेंस एटलीस्ट हो तो जाना चाहिए। और इंटरव्यू का कॉल आया, इंटरव्यू में ठीक-ठाक मार्क आए और 903 रैंक आया, तो उस बार आरपीएफ में असिस्टेंट कमिश्नर का पोस्ट मिल गया। लेकिन हमेशा माइंड में था कि बनना है तो आईएएस बनना है, मतलब कलेक्टर बनना है, तो ये माइंड में ही था। तो उस बार भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि फर्स्ट थिंग था कि आप खाली मतलब एक बार प्रीलिम्स क्रैक कर दिया, इट इज़ नॉट योर गोल। तो मेंस में बहुत अच्छा मार्क्स आना चाहिए आपको, और मेंस में अच्छे मार्क्स आने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा कि क्या करना है मेंस में। हर स्टेप का, हर स्टेज का रिक्वायरमेंट अलग है। प्रीलिम्स का रिक्वायरमेंट अलग है, मेंस का अलग है, पर्सनैलिटी टेस्ट माने कि इंटरव्यू का भी रिक्वायरमेंट अलग है। तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद को मॉडलिंग करके, रिमॉडलिंग करके प्रिपरेशन चालू किया। 2017 में एग्ज़ाम दिया। उस एग्ज़ाम में मेंस हुआ, इंटरव्यू तक गए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। 2018 में एग्ज़ाम दिया, उसमें प्रीलिम्स तो इजीली हो गया, मेंस भी ठीक-ठाक गया, लेकिन मेंस के बीच में एक हुआ कि जब हिस्ट्री का पेपर था ऑप्शनल का, उसी दिन बहुत तेज बुखार आया, फीवर हुआ। एट दैट टाइम कि आई वाज़ टेकिंग द टैबलेट एंड वाज़ राइटिंग द पेपर, हिस्ट्री पेपर। बट ये हुआ जिस पेपर में टैबलेट लेके पेपर लिखा, उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क आ गए, और जो पेपर थोड़ा लग रहा था कि बॉडी ठीक हुआ है, उसमें कम मार्क्स आए। तो इट हैपेंस इन यूपीएससी। और उसके बाद इंटरव्यू था, लेकिन उसके पहले ट्रेनिंग था आरपीएफ में। आरपीएफ का ट्रेनिंग इस काइंड ऑफ आईपीएस ट्रेनिंग सुबह 5 बजे से चालू होता था, तो ऐसे ट्रेनिंग चल रहा था, हेक्टिक ट्रेनिंग। लेकिन इंटरव्यू का कॉल आया, और इंटरव्यू का कॉल भी फनी डे पे आया, 14 फरवरी को। तो सब लोग ऐसे ही फ्रेंड्स कहते थे कि आपको यूपीएससी का प्रपोजल आया है, तो वैलेंटाइन मना के आना, और बोलना कि हनीमून लबासना में चाहिए। तो ये मजाक-मजाक में ये यूपीएससी का इंटरव्यू भी हुआ, लेकिन इंटरव्यू वाज़ क्वाइट गुड। और जब रिजल्ट आया उस दिन हम अ, वी आर एट अ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग करके आए, ऐसे ही बैठे थे। वन ऑफ माय रूममेट वाज़ फ्रॉम केरला, तो ही यूज्ड टू लिसन खाली एक ही हिंदी का सॉन्ग वो सुनता था, अपना टाइम आएगा, वी आर लिसनिंग दैट सॉन्ग, अपना टाइम आएगा। एंड एट दैट टाइम रिजल्ट केम, एंड इट वाज़ लाइक अ काइंड ऑफ शॉक फॉर मी। आई गॉट 125th रैंक और आईएएस में सिलेक्शन हो गया। इट इज़ अ गुड जर्नी, लेकिन इस जर्नी में आपको खाली ये दिखेगा कि हाउ आई गॉट सक्सेसफुल। एक्चुअली सक्सेस के पीछे भी बहुत सारे लोगों का मतलब ये होता है, सैक्रिफाइस होता है। जैसे फैमिली का सैक्रिफाइस हुआ, पिताजी, माँ ने जो सैक्रिफाइस किया है, बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किया है उन्होंने, या कभी-कभी अपने गहने जेवर वगैरह बेच के भी पढ़ा है, तो उनका सैक्रिफाइस हुआ। भाई ने भी मेरे लिए खुद का ड्रीम बैकफुट पे रखा, और सब जो फंडिंग था वो कंपनी जॉइन के किया है, छोटे भाई ने। बड़े बहन का, जीजाजी, इनका बहुत सारा सपोर्ट रहा। तो इट इज़ नॉट योर ओन सक्सेस, इट इज़ अ सक्सेस ऑफ ऑल दोज़ हू आर विथ यू। तो उनका ये सक्सेस होता है। हमारा खुद का इतना इसमें कंट्रीब्यूशन हमारा हार्ड वर्क है, लेकिन हमारा जो बैकबोन में सिस्टम है, उसका बहुत ज़्यादा जो इमोशनल सपोर्ट होता है या फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, इट मैटर्स। क्योंकि सोसाइटी से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, लड़कों को तो कम होगा, लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। तो ये थिंग्स में हमारा फैमिली, फ्रेंड सर्कल एंड एवरीबॉडी जो सपोर्ट देते हैं, उनका भी एक सक्सेस होता है। तो वी विल लाइक now rather than going to my journey or whether it is inspirational or motivational, वो ज़्यादा छोड़ के हम स्ट्रैटेजी मेन क्या है यूपीएससी प्रिपरेशन में, उस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और स्ट्रैटेजी हमारा क्या होना चाहिए उस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीलिम्स से चालू करते हैं। प्रीलिम्स में सबसे पहले कोई भी एग्जाम आप दोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू हैव टू मेड योर माइंड, कि माइंड मेड करना होता है कि क्या होता है कि बाकी एग्जाम में जैसे मैंने पहले ही बोला कि स्ट्रैटेजी अलग है, एग्जाम में स्ट्रैटेजी अलग है। तो आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा याद रखना है कि देयर इज चांसेस ऑफ 99% फेल्योर, 1% सक्सेस का है। एंड हाउ
आई एम गोइंग टू गेट दैट सक्सेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है। स्ट्रैटेजी मतलब क्या, कि एग्जाम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एग्जाम का डिमांड क्या है, इट शुड बी क्लियर कि एग्जाम का डिमांड ये है, एनालिसिस है, या प्रीलिम्स का डिमांड एमसीक्यू क्वेश्चन है, मेंस का डिमांड रिटर्न है। तो आपका एक क्लियर होना चाहिए डिमांड क्या है। डिमांड आपको कैसे पता चलेगा, यूपीएससी का नोटिफिकेशन देखो, उसमें सिलेबस देखो, सिलेबस देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ओके दिस काइंड ऑफ सिलेबस इज दिस, और वहाँ पे ये सब्जेक्ट है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज दैट। और डीप एनालिसिस करना, आपको अलग अलग टॉपर्स है, जो हर साल टॉपर आते हैं, या दो लोग सिलेक्ट होते हैं, उनका हर एक का अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है, लेकिन सबका स्ट्रैटेजी हमें हेल्पफुल नहीं होगा। कि सपोज मेरा स्ट्रैटेजी है, कुछ लोगों को सिलेबस, कुछ लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा, कुछ लोगों के लिए वो सूट नहीं होगा। तो आपको देखना है कि व्हाट इज योर पर्सनालिटी टाइप, और आपको किसका स्ट्रैटेजी ये हो रहा है, सूट हो रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। उसके बाद आता है कि आपने सिलेबस तो देख लिया, लेकिन उसके लिए बुक लिस्ट विच इज वेरी इसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट। कि बुक लिस्ट आपका ठीक नहीं होगा, तो आप कितना भी साल पढ़ लो, कुछ नहीं होगा, आपका वो 5 years प्लान जैसा हो जाएगा, कुछ बेनिफिट भी नहीं होगा। तो बुक लिस्ट आपका ठीक होना चाहिए। बुक लिस्ट कैसे करें, बहुत बार ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इनका आंसर बहुत लोगों के पास नहीं था। बुक लिस्ट का सिंपल फंडा है, जो लोग हमारे टॉपर्स आ रहे हैं, उनका बुक लिस्ट देखो, 3-4 टॉपर्स का, उसमें से आपको पता चल जाएगा कि 90% बुक लिस्ट इज सेम, कि सब वही बोल रहे हैं, या अल्टरनेटिव बुक बोल रहे हैं। कि जैसे इकोनॉमिक्स का एग्जांपल ले लीजिए, कोई बोलता है रमेश सिंह पढ़ो, कोई बोलते हैं कि श्री राम आइस के नोट्स पढ़ लो, कोई अलग बोलेगा। तो लगभग बुक लिस्ट इज सेम। आपको क्या करना है, वो 90% जो सेम है वो आपने रख लेना है, और 10% है उसका हम जैसे स्टडी करोगे आप धीरे धीरे, तब आपको पता चलेगा कि वो 10% भी कौन से सिलेक्ट करना है। इट इज मोर इम्पोर्टेंट, आपका बुक लिस्ट फिक्स हो जाए, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट थिंग, कि कोई भी एग्जाम देने से पहले बुक लिस्ट हो गया, तो आपको सिलेबस जानना जरूरी है। तो सिलेबस कैसे कवर करोगे, वो बुक लिस्ट के हिसाब से, और जो हमारा यूपीएससी का सिलेबस दिया है, वो एक एक पॉइंट आपको क्लियर करना है। तो आप वो करते जाइए, फर्स्ट टाइम स्टडी कीजिए। कैसे स्टडी करना है, फर्स्ट टाइम नॉट अंडर कॉन्फिडेंट रहना है, ना ओवर कॉन्फिडेंट रहना है। आपको जो भी करना है, ऐसे फ्रेशर्स होते हैं कि नया साल का सिलेबस आ गया आपको, नया ईयर का, तो आप कैसे पढ़ते हो उस टाइप का आपको वन टाइप पढ़ाई करना है पूरा। तो वन टाइम आपने पढ़ाई कर लिया, उसके बाद क्या आता है कि वन टाइम आपने पढ़ाई कर लिया, आपको रफ आइडिया आ गया कि हिस्ट्री में ये सिलेबस है, या कुछ फैक्ट्स आपने बचपन में पढ़े होंगे, कुछ अलग भी सब्जेक्ट ले लीजिए, इन्वायरमेंट ले लिया, तो आपको कुछ फैक्ट्स न्यूज़पेपर से पता हो गया, कुछ नहीं। तो आपको यही करना है कि वो फैक्ट्स सब आपने एनालाइज कर लिया, देख लिया एक बार पढ़ के, तो आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा, रफ स्केच आ जाएगा कि ठीक है, ऐसे कुछ तो भी ये एरिया में हिस्ट्री में ये हुआ था, ज्योग्राफी में ऐसा कुछ, क्लाइमेट क्यों बनता है, क्योंकि वहाँ का टोपोग्राफी ऐसे है। तो आपको एक बार रफ रफ आइडिया आ जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स के लिए, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पेपर है, मतलब क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मतलब यूपीएससी के साइट पे जाइए, वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए, और एक एक सब्जेक्ट लेना। अगर हिस्ट्री देख रहे हो तो हिस्ट्री का आप देखिए, एनालिसिस करिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, एनालिसिस मतलब ये नहीं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको पता नहीं करने हैं कि हिस्ट्री में इस साल इतने पूछे, वो नहीं, दैट इज नॉट एनालिसिस, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। आपको ये करना है कि हिस्ट्री में 3 पार्ट 4 पार्ट है, क्या एंशियंट हिस्ट्री है, मॉडर्न है, मिडाइवल हिस्ट्री, ये 3 पार्ट हो गए, और एक आता है आर्ट एंड कल्चर। तो आपको ये देखना है कि यूपीएससी फोकस कहाँ पे ज्यादा कर रहा है। मॉडर्न में कर रहा है, तो मॉडर्न में कहाँ पे फोकस कर रहा है, आपको जो रफ आइडिया है कि ए एरिया में ज्यादा फोकस हो रहा है, एंशियन में ए टाइप के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, या मिडाइवल में ए एरिया में फोकस हो रहा है, आर्ट एंड कल्चर में इस टाइप का आता है, जैसे जैनिज्म बुद्धिज्म का हमेशा एक क्वेश्चन आता है। ये करने के बाद आप क्या करोगे, कि सेकंड टाइम आप पढ़ाई करोगे, तब आप ध्यान में रखोगे कि एनालिसिस मैंने ये किया था, इसमें ये टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं एरिया पे ज्यादा फोकस करूंगा। और तब आपको चालू करना है अंडरलाइनिंग करना, जो भी बुक पढ़ोगे उसको अंडरलाइन करना, कि ये हाईलाइट पॉइंट रहेंगे मेरे, और अंडरलाइन करके जो पॉइंट करोगे आप, अंडरलाइन अंडरलाइन करना मतलब, इसका मतलब ये भी नहीं कि कुछ कुछ लोगों को मैंने देखा अंडरलाइन करते तो पूरा बुक ही अंडरलाइन कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, दैट इज नॉट प्रॉपर प्रैक्टिस। आपको जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आपको लगता है, इम्पोर्टेंट क्या होता है, इम्पोर्टेंट मतलब एग्जाम में पूछा जाता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है।
इम्पोर्टेंट थिंग्स मतलब क्या? कि आपने एक पेज दिया है, उसमें से फैक्ट पढ़ा और आपने 5 लाइन को अंडरलाइन किया। लेकिन ये 5 लाइन जब आपको याद आएंगे तो आप पूरा पेज पिक्चराइज कर पाओगे। दैट इज मीन्स इम्पोर्टेंट। ऐसे नहीं कि मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो आपके लिए थोड़ा चेंज हो सकता है, 25-25% उस टाइप का हो सकता है। तो आपको ये करना कि इम्पोर्टेंट मतलब क्या, आपको पिक्चराइज करते आना चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, आपको ये पॉइंट याद है तो आपको पूरा वर्ल्ड वॉर पिक्चराइज हो गया। महात्मा गांधी का कुछ मूवमेंट चल रहा है तो आपको ये पॉइंट अपने ध्यान में रखे, कीवर्ड या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वगैरह, तो आपको पूरा पिक्चराइज हो रहा है कि हाँ ये चीज इसकी वजह से हुई, ये चीज इसकी वजह से, तो आपको वो ध्यान में रख के काम करना है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। ये नहीं कि खाली टॉपर लोग ने ये अंडरलाइन किया था इसलिए मेरा भी ये अंडरलाइन होना चाहिए। दैट इज नॉट अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है सेकंड रीडिंग के बाद थर्ड रीडिंग करना है आपको। थर्ड रीडिंग में क्या करना है कि पढ़ना है, लेकिन इस बार क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा फोकस देना है जो अंडरलाइन किया है। और इससे क्या होगा, आपको ग्रिप आएगा सिलेबस पे। उसके बाद आपने क्या करना है, थर्ड रीडिंग होने के बाद आप जो सेक्शनल पेपर होते हैं, सेक्शनल टेस्ट मतलब हिस्ट्री का टेस्ट होगा, नॉट अ कंबाइन पूरे सिलेबस का नहीं होगा, हिस्ट्री का टेस्ट। उसमें भी कुछ प्रीवियस मतलब ये देखना कि कौन से पीरियड पे टेस्ट हो रहा है। एंशियंट पे हो रहा है तो एंशियंट का पढ़ लिए, उसका टेस्ट देख के देखा, और तब आपको पता चलेगा कि आपके मिस्टेक क्या पे हो रहे हैं। मतलब देर आर 4 टाइप ऑफ मिस्टेक इन एमसीक्यू। हम 4 टाइप्स के मिस्टेक बोलते हैं। एक होता है सिली मिस्टेक, कि आपने पढ़ लिया अच्छे से, सब कुछ हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब ओवर कॉन्फिडेंट होके और सिली मिस्टेक कर जाए। सेकंड होता है रीडिंग मिस्टेक, कि आप रीड करते हैं वहां पे इनकरेक्ट पूछा है और आप करेक्ट पे टिक करते हैं, दैट इज रीडिंग मिस्टेक। थर्ड होता है कि कंफ्यूजन, आपको 50-50 कि 4 में से 2 ऑप्शन कट गए, लेकिन 2 ऑप्शन में इतना कंफ्यूजन है पता ही नहीं चल रहा है क्या लगे। दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको कंफ्यूजन दूर कैसे करना है, दैट इज द की टू पास द क्वेश्चन। और फोर्थ होता है कि आपको कुछ नहीं पता है और आप वहां पे रिस्क लेने की सोच रहे हैं, तुक्का लगाने की सोच रहे हैं। तो ये 4 टाइप की मिस्टेक होती है। तो इसमें से आप 3 तो अवॉइड कर सकते हैं। सीधी मिस्टेक आप अवॉइड कर सकते हैं, काम एंड कंपोज रहेगा। जो रीडिंग मिस्टेक है वो भी आप अवॉइड कर सकते हैं, अगर ठीक हिसाब से आप क्वेश्चन को अंडरलाइन करोगे तो वो भी अवॉइड कर सकते हो। और थर्ड होता है जो 50-50, कि इसमें से कौन सा तुक्का लगाए तो हमारा सही आंसर आएगा। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और वो कैसे आएगा आपको, कि आपका जब भी आंसर गलत होगा तो आप क्या करना है, वो क्वेश्चन पूरा आंसर शीट चेक होने के बाद आप ये करना है कि कौन से क्वेश्चन गलत है, उनका इंफॉर्मेशन लेना, जो इम्पोर्टेंट होगा एक अलग से नोटबुक में लिख के रखो। नहीं तो आप उस क्वेश्चन को स्टार करके रखो और वो इन्फॉर्मेशन क्लियर कर लो। तो इससे क्या होगा, आपका जो कंफ्यूजिंग एरिया है, ग्रे एरिया बोलते हैं जिसमें कि बहुत बार पढ़ा लेकिन वही मिस्टेक होते रहता है, तो कंफ्यूजन एरिया आपको समझ में आ जाएगा। तो इसे रेक्टिफाई करके जाना है आपको। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्रैक्टिस ही करना है। तो प्रैक्टिस हो जाएगा, रिवीजन इज द की, कि रिवीजन जितनी बार करोगे उतना आपका आंसर सही आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है फोर्थ टाइप का, जो जिसमें कुछ नहीं पता है लेकिन फालतू का रिस्क ले ले। तो ये जो रिस्क है ये कब लेना चाहिए, ये अपने सोचना चाहिए कि आपका जब ये ठीक से अटेम्प्ट हो गया, आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए सपोज 100 में से, और आपको पता है कि आपका ठीक गया है पेपर, तो फालतू का रिस्क लेके और 10 क्वेश्चन के लिए मत जाइए। इफ यू आर गोइंग फॉर देम, इट इज अ ट्रैप। तो आपका वहां पे नेगेटिव हो जाएगा और आप बाहर चले जाओगे कंपटीशन से। तो इट इज मोर इम्पोर्टेंट। देन आता है फोर्थ रीडिंग। फोर्थ रीडिंग वही है, फिर से रिवाइज करो। उसके बाद देना है कंबाइंड टेस्ट। कंबाइंड टेस्ट मतलब फुल सिलेबस टेस्ट। क्या होता है, बहुत बार हमें सेक्शनल टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन फुल सिलेबस टेस्ट में ऐसे हो जाता है कि मार्क्स नहीं आते। तो क्यों नहीं आते, तो तब हमें पता चलेगा कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट वीक और स्ट्रॉन्ग है। तो आपको ये एनालिसिस करना है। शॉर्ट एनालिसिस बोलते हैं उसको, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। स्ट्रेंथ क्या है आपका, वो 3-4 सब्जेक्ट डिसाइड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम देने के बाद। तो 3-4 सब्जेक्ट में आपका एक्यूरेसी 80-90% होना चाहिए स्ट्रेंथ में। जो वीक पॉइंट है वहां पे एक्यूरेसी अबव 50% कर दो, तो आप आपको वो ये हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा कि वीक सब्जेक्ट में भी आप तुक्के लगा सकते हो। और थ्रेट, कि जो टाइप का क्वेश्चन आपको पता ही नहीं, आंसर पता ही नहीं और रिस्क लेने की जरूरत भी नहीं है, वैसे क्वेश्चन आप अवॉइड करिए। not to become a greedy. Simple fund है प्रीलिम्स पास होने का। You don't have to score 100% marks. You don't have to score 100% marks. You don't have to talk.
खाली एक है जो कट ऑफ है उसे पार करना है हमें। तो वही सोच के आप एक कर दीजिए कि आपका माइंड पूरा फोकस करके उस टाइप का कीजिए। और प्रीलिम्स कि बहुत बार प्रीलिम्स में क्या होता है, लोग समझते हैं कि ये स्टडी बहुत मैटर करता है प्रीलिम्स में, मतलब क्या कि जो हार्ड वर्क है वो बहुत मैटर करता है। लेकिन आप देखोगे प्रीलिम्स में तो स्मार्ट वर्क इज मोर, ये होता है कि स्मार्ट वर्क मतलब क्या, कि आपको समझ में आना चाहिए। स्मार्ट वर्क में खाली हार्ड वर्क नहीं करके चलता है, तो स्मार्ट वर्क मतलब आपको प्ले करने आना चाहिए कि कहाँ पे रिस्क ले और कहाँ पे नहीं ले। और उसके अंदर ये भी आता है कि इमोशनली आप कितने स्टेबल है। बहुत बार ये होता है, मेरे फर्स्ट प्रीलिम्स में होता है, मुझे 10 में से फर्स्ट 10 क्वेश्चन में से खाली 2 क्वेश्चन के आंसर है। एट दैट टाइम आई वाज डिस्टर्ब हो गया, मैं पूरा 5 मिनट मेरा वेस्ट हो गया। तो इट वाज अ मिस्टेक, आई कुडंट पास द प्रीलिम। तो होता है। तो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, वैसे ही हुआ कि फर्स्ट 10 में लिए 2 इक्वेशन आए। तो एट दैट टाइम आई वाज़ प्रिपेयर्ड कि ऐसे हो सकता है हमारे साथ, तो मैंने पीछे से पेपर सॉल्व करना चालू किया और अच्छे से आंसर आने लग गए। तो इट इज़ योर स्मार्ट वर्क। तो आपको इमोशनली बहुत स्टेबल होना पड़ता है कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए। इमोशनली स्टेबल मतलब क्या? ना लास्ट जो 7 डेज़ होते हैं, उसमें माइंड बहुत फ्लक्चुएट होता है। मेरा सिलेक्शन होगा क्या? नहीं हुआ तो क्या होगा? बहुत मतलब अलग-अलग टाइप के ये आने लगते हैं, थॉट्स आने लगते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये वेस्ट हो जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत थॉट्स आते हैं। तो एट दैट टाइम यू शुड बी पॉजिटिव, और आपको रहना है पॉजिटिव लोगों के साथ कि जो आपको एनर्जी दे कि ठीक है, इतना पढ़ाई किया है तो कर लोगे। यू आर हियर टू विन, कि ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए। और वो पॉजिटिव एटीट्यूड आपको लाना ही पड़ेगा। और लास्ट एंड में बहुत बार ऐसा होता है कि आप ट्राई करते हैं बहुत, कि बहुत नेगेटिव थॉट भी आते हैं, इतना पढ़ा है लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा है, ये भी होता है। तो दैट टाइम आपको देखना है कि कौन से ग्रुप्स के साथ रहना है आपको, या या कोई नेगेटिविटी आपको दे रहा है तो उस टाइम कैसे बैटल में ये करें। और बहुत बार ये होता है प्रीलिम्स में, मैंने देखा है 4 प्रीलिम दी तो कुछ-कुछ लोगों को ऐसा होता है गर्मी के दिन में भी पसीने मतलब ये आने लगता है, मतलब ऐसे लगता है कि ठंड एकदम बहुत ऐसे ठंडा हो गया है। कुछ-कुछ लोगों को मतलब विंटर में भी ऐसे पसीने छूटने लगते हैं। तो क्यों होता है? यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर फॉर इट। तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना है, वही टाइम पीरियड में आपको 5 से 7 5 टू 7 पेपर्स आपको वही टाइम पीरियड में, जो एग्ज़ाम का टाइम पीरियड है 9 टू 11 या 9:30 टू 11:30 जो भी दिया होगा यूपीएससी ने, उसमें पेपर आपको सॉल्व करना है और उस हिसाब से आपको पूरा स्टडी करना है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपका जो पोस्चर होगा एग्ज़ाम में वो बहुत काम और कंपोज़ होना चाहिए। नॉट टू बी वेरी एक्साइटेड या ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और एक होता है कि बहुत बार हम जीएस का ही स्टडी करते हैं, लेकिन सीसैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था और मैथ इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो इंजीनियरिंग में बैकग्राउंड होने के बाद तो सीसैट में हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन सीसैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुत बार लोगों का जीएस हो जाता है लेकिन सीसैट नहीं कर पाते। तो सीसैट के लिए भी एक बुक लिस्ट है, आर एस अग्रवाल की बुक्स है, वो कर लीजिए। इंडिया ब्रिक्स वेबसाइट है, उस पे भी बहुत ट्रिक दिए हुए हैं कैसे पेपर सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर्स 2013 से आपने पेपर देख लिया तो आपको पता ही चल जाएगा कि सीसेट में क्या पूछ रहे हैं और हमें कैसे स्टडी करना है। इट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये हो गया प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट द एमसीक्यू। और बहुत बार ये मिस्टेक करते हैं कि एमसीक्यू में हम व्हाट इज राइट आंसर ये सोचने की वजह पे हमने ये उल्टा सोचना चाहिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट आंसर, कि मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, तो आपको एलिमिनेशन जिसका बहुत स्ट्रांग होगा वो प्रीलिम्स पास कर जाता है। बहुत लोग ये ढूंढने में पड़ जाते हैं कि नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप क्यों सोच रहे हो कि ये आंसर होगा वो आंसर होगा, क्यों सोच रहे हैं? 4 ऑप्शन में आपको दिखाई देगा ना आंसर। व्हाई टू रिमाइंड दिस? वो 4 ऑप्शन में आपको दिखाई देगा। तो आपको एलिमिनेशन अगर स्ट्रांग होगा तो प्रीलिम्स बहुत इजीली निकल। उसके बाद आता है मेंस। मेंस में भी सेम है, सेम थिंग है। मेंस में खाली ये है कि इट इज अ राइटिंग रिलेटेड। तो राइटिंग में क्या है, यूपीएससी का राइटिंग मतलब आपका एग्जाम का राइटिंग नहीं है। तो उसमें आपको बहुत अलग-अलग एंगल से, अलग-अलग तरह से सोचना होगा, अलग-अलग डायमेंशन से होगा, अलग-अलग लेवल पे सोचना होगा, इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी, इंटरनेशनल क्या हो रहा है नेशनल लेवल पे वो सोचना होगा। आउट ऑफ बॉक्स भी जाना होगा आपको। डायमेंशन मतलब सब्जेक्ट वाइज भी जा सकते हैं आप, हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है किसी प्रॉब्लम का। तो मेंस में आपको एक ही है कि प्रैक्टिस, जितना आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, जितना आपका खुद का स्ट्रेटेजी बनाओगे, प्रीवियस ईयर टॉपर के पेपर देख के एनालाइज करना कि मैं मेंस पेपर में
जीएस में सपोज हमारा कोई भी पेपर लीजिए, आर्ट एंड कल्चर, तो उसमें इंट्रोडक्शन का स्टाइल मेरा क्या होगा? फैक्ट्स हो गए, फिगर्स हो गए, या वो एरा के मैं जनरल कुछ तो भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस दे दे, या कुछ कोई रिपोर्ट होगा उससे स्टार्ट करे, मेन बॉडी में कैसे होगा, कौन वो, अगर आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन होगा उसमें डायग्राम होगा, कहाँ पर एरिया है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका फ्यूचर क्या हुआ, इट शुड बी देयर इन मेन बॉडी और नॉट, वो आपका फिक्स होना चाहिए। देन आता है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या, कि कंक्लूजन फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, कि हाउ देयर इज अ कंटिन्यूटी इन द थिंग्स, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये आप ध्यान में रखना चाहिए हमेशा, कि आपका स्ट्रैटेजी अगर क्लियर होगा तो मेंस भी इजीली क्लियर कर पाओगे। और मेंस का जो बुक लिस्ट है वो मैंने भी मेरे सोशल मीडिया पे शेयर किया है। फेसबुक पे आप सर्च कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आयुष मनोज महाजन करके सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने मेंस और प्रीलिम्स का बुक लिस्ट शेयर किया है। लेकिन मेंस और प्रीलिम्स में यही डिफरेंस है कि प्रीलिम्स में आपका माइंड बहुत ज्यादा एमसीक्यू रिलेटेड, और मेंस में आपको एनालिसिस करना है, क्रिटिकल थिंकिंग करना है। आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो आपको इन अ गिवन टाइम एंड गिवन स्पेस आपको कैसे आ रहा है, वो लिखने आ रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आपका नॉलेज मेंस में चेक तो कर रहे हैं, लेकिन इट इज नॉट लाइक दैट कि आपको पीएचडी होना चाहिए उस सब्जेक्ट में। आपको उस सब्जेक्ट में पता होना चाहिए कि एक्चुअली मैंने क्या लिखना चाहिए, और कैसे मैं मल्टी डायमेंशनल आंसर का अप्रोच कर सकता हूँ, और कैसे मैं हिट टू द पॉइंट रादर देन बीटिंग अराउंड द बुशेस। वो नहीं करना है आपको, हिट टू द पॉइंट वो करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और हर जीएस जेएस वन का स्ट्रेटेजी अलग रहेगा आपका। जेएस वन में 3 पार्ट हो गया, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, फिर आपका सोसाइटी का पार्ट आ जाता है। तो आपका मेंस में एक ही है कि जितने कीवर्ड दिए हैं सिलेबस में उनका सबका आपका नोट्स रेडी होना चाहिए। एवरीथिंग यू हैव नोट्स। नोट्स मतलब क्या? नोट्स मतलब ऐसे नहीं कि आप वो एक कर ले वो नोट्स, मतलब आप अलग से अपना खुद का नोट्स बनाए, ऐसे भी नहीं मैं कर रहा। कुछ कुछ लोग कॉलम में नोट्स बनाते हैं, कुछ लोग खुद वो बुक पे ही नोट बनाते हैं, अलग से कुछ अलग से पॉइंट होगा वो ऐड करके नोट्स बनाते हैं। कुछ लोग सेपरेट नोट्स बनाते हैं। तो आप आपका खुद का देखिए कि आपको कौन सा अप्रोच फिट करता है और क्या है। और मेंस में नोट्स मतलब क्या, कोई इट्स नोट शुड बी अपन क्वेश्चन रिलेटेड लाइक दैट, कि आपको एक उसका बैकग्राउंड देना होगा कि व्हाट आर द कॉजेस, देन उस पे अभी करंट सिचुएशन क्या है वो लिखना होगा आपको, और उसके बाद फिर आपको सॉल्यूशन देगा। मेंस में हमेशा एक ध्यान में रखना, क्रिटिकल एनालिसिस और एवरीथिंग, एवरी क्वेश्चन शुड बी देयर, शुड बी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। आपको एक सिंपल फंडा है, आपको एग्जाम दे के क्या बनना है, एक ऑफिसर बनना है, एक क्लास वन ऑफिसर बनना है, तो आपको सोचना क्या है, यू शुड बी ऑलवेज सॉल्यूशन ओरिएंटेड। आपको क्रिटिसिज्म करना है तो आपका क्लरिकल स्टाफ भी आपसे बढ़िया क्रिटिसिज्म कर देगा। किसी कोई भी गवर्नमेंट स्कीम दे दीजिए, एनीवन कैन डू द क्रिटिसिज्म, बट सॉल्यूशन फाइंडिंग, दैट व्हाट्स मैटर। तो वो मैं इसमें आपको सॉल्यूशन फाइंडिंग अप्रोच, कि कुछ कुछ जगह पे कुछ क्वेश्चन आएंगे कि बहुत ज्यादा ये रहते हैं, वेग रहते हैं, या बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहते हैं, तो उस टाइम पे आपका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म चेक किया जाता है, और दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आप वो करना चाहिए। फिर मैं इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट, हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं 28 ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी ने दिया है, उसमें मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था हिस्ट्री। तो हिस्ट्री क्यों लिया था, एक्चुअली मैथ में कोई गाइडेंस हमें मिल नहीं रहा था, मैं पुणे में था तो इसलिए हिस्ट्री लिया था। और हिस्ट्री आप ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करोगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कि आपको ये होना चाहिए कि उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, एक प्रॉपर बुक लिस्ट होना चाहिए, मार्केट में मटेरियल अवेलेबल है क्या नहीं, और प्रीवियस 4-5 ईयर्स का अपने मार्क्स एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम पास करना है। तो आप कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके क्रैक कर सकते हो, लेकिन एक एवरेज मार्क्स क्या आ रहे हैं, लोगों का स्कोरिंग क्या हो रहा है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो आपको वो ढूंढना है, और उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट देख के सब्जेक्ट चूज करोगे। सब्जेक्ट तो चूज हो गया, उसके बाद एक बार उसे पढ़ के देखो, थोड़ा कुछ बेसिक बुक, और कुछ तो भी लिख के देखो, तो आपको जब राइटिंग करते आ रहा है तो दैट इज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। आपको सब पढ़ के इंटरेस्ट भी लग रहा है, सब हो रहा है, लेकिन आपका राइटिंग स्किल इज नॉट प्रॉपर इन दैट सब्जेक्ट, और आपको लैंग्वेज नहीं आ रहा है उस सब्जेक्ट का, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा अल्टीमेटली। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस में नियरली अबाउट एवरीवन इज गेटिंग द एवरेज मार्क्स, उसमें 10 to 20% डिफरेंस हो रहा है, लेकिन ऑप्शनल इज मेकिंग ए ह्यूज डिफरेंस। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी
चूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट। उसके बाद आता है थर्ड फेज़, इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट। तो इंटरव्यू और पर्सनैलिटी स्टेट में जो टेस्ट है उसमें सिंपल फंडा है, यू शुड बी ऑनेस्ट विथ यू। ऑनेस्ट रहना है आपको, और आपका जो थिंकिंग है, थिंकिंग एबिलिटी आपको डेवलप करना है। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, एनीवन कैन आंसर, बट उसमें आपका थिंकिंग दिखना चाहिए, आपका विजन दिखना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो क्या होता है इंटरव्यू में, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन राउंड अप होके आते हैं। कोई एक क्वेश्चन पूछता है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसको लास्ट में वो कैसे भी वो लास्ट मेंबर कनेक्ट करके लाएगा, और उस टाइम आपका देखेगा कि आपने जो फर्स्ट बोला था वो लास्ट में बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसे भी बहुत बार होता है। तो आपका जो बैकग्राउंड या आपने जो डिटेल एनालिसिस फॉर्म में इंफॉर्मेशन भरी है, पूरा फिल किया है, तो वो पूरा आपको ठीक से आपका प्रिपेयर होना चाहिए इंटरव्यू में। और इंटरव्यू में आपका प्रेजेंटेशन कीजिए। मैं इसमें आपने वर्बली प्रेजेंट कर दिया पूरा, लिख के रिटर्न में प्रेजेंट कर दिया। इंटरव्यू में आपको आपको खुद को ओरली प्रेजेंट करना है कि आप कैसे बोल रहे हैं, क्या नहीं, क्योंकि इट इज अ मेन पार्ट ऑफ योर जॉब, कि बहुत सारे मीटिंग हो रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग कुछ प्रोजेक्ट है, उसके लिए आपको प्रेजेंट करना होगा। तो एट दैट टाइम योर प्रेजेंटेशन गुड, स्किल्स शुड बी गुड। तो आपको क्या करना है, इंटरव्यू में आपका पर्सनालिटी देखेगा, वो पर्सनालिटी देखेंगे मतलब क्या है, उन्होंने इंटरव्यू में पूरा पर्सनालिटी टेस्ट के लिए क्या क्या क्वालिटी रिक्वायर्ड है, दैट इज ऑल्सो मेंशन इन यूपीएससी नोटिफिकेशन। जनरल आइडिया रखिए कि जो भी क्वेश्चन पूछे वो ऑनेस्ट आपको आंसर करना है। कि बहुत बार ये होगा कि यू डोंट नो दैट, सम ऑफ द टाइम कि आपका आंसर पता नहीं, तो एट दैट टाइम यू शुड से कि आई डोंट नो। और उस टाइम आपने दिखाना भी चाहिए कि अगर कुछ होगा जो जिन्हें नहीं आपको कुछ पता नहीं, तो एट दैट टाइम यू शुड आल्सो से कि आई विल रीड इट आउट, कि बाद में मैं पढ़ लूंगा, यस उस पे बहुत ज्यादा स्टडी करूंगा, ऐसा कुछ एटीट्यूड दिखाना होता है। तो इंटरव्यू ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी, और वो ऐसे नहीं कि पर्सनैलिटी आपका एक दिन में एक महीने में रेडी हो गया। आप जो दिखाना चाहते हैं कि आपने आपका वॉइस मॉड्यूलेशन चेंज कर दिया, ये चेंज कर दिया, यू कैन स्टे विथ फॉर ओनली 10 और 15 मिनट्स। आफ्टर दैट आपका जो होगा रियल पर्सनैलिटी वो नेचुरली बाहर आ जाएगा, एंड दे आर मोर एक्सपीरियंस देन यूर एज एंड एवरीथिंग, कि उनका एक्सपीरियंस आपके एज से भी बहुत ज्यादा होगा। तो आप उन लोगों को ये नहीं कर सकते कि, तो इसलिए आप इंटरव्यू में सिंपल है, जब में सब पास हो जाओगे तो आपके पास बहुत सारा नॉलेज होगा ही। खाली आपको इंटरव्यू में करना है कि विद इन 30 सेकंड और 1 मिनट हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग प्रॉपरली एंड राइट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इंटरव्यू में आपको वो करना ही होगा। तो इंटरव्यू के लिए वही प्रैक्टिस है कि मिरर के सामने आप बातचीत कीजिए, ग्रुप डिस्कशन, मॉक इंटरव्यू, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद आता है कि सोर्सेस और बुक लिस्ट के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, एनसीईआरटी इज बेस्ट फॉर एवरीथिंग। उसके बाद कुछ कुछ बुक्स है कि रेफरेंस बुक टाइप के, वो इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आप मेरे सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, एफबी पे देख सकते हैं, कोरा पे या इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं। आयुष मनोज महाजन करके सर्च कीजिए, आ जाएगा आपको। उसके बाद आता है कि कोचिंग कोचिंग कुछ कुछ ऐसे मिलियन डॉलर क्वेश्चन बोलता हूँ मैं इसे, कि कुछ कुछ क्वेश्चन है जैसे कि यूपीएससी में कोचिंग की कितनी अहमियत होती है। तो मैं बोलूंगा कि कोचिंग क्या है ना, कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत ज्यादा है, आपको प्रॉपरली गाइडेंस नहीं मिला तो आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो कोचिंग कब लगाना है आपको, जब आपको कुछ पता नहीं है, नथिंग इज देयर, आपको कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है, कंटिन्यूसली आपको गाइडेंस करने नहीं वाला है, तब आप कोचिंग लगा सकते हैं। लेकिन कोचिंग, यूपीएससी एक एग्जाम ऐसा है कि आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ता है। सेल्फ स्टडी मतलब क्या है, कि आपको खुद स्टडी करना है, लेकिन खुद का भी स्टडी करना है, आपके क्या स्ट्रेंथ वीकनेसेस है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो कोचिंग, आपको अगर गाइडेंस हमेशा के लिए अवेलेबल होगा, कोई हमेशा गाइड करने के लिए रेडी होगा आपको, जो सक्सेसफुल है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, तो देन कोचिंग इज नॉट नेसेसरी, एंड इट इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन। मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, without coaching they have cracked the examination, but you have to be dedicated and sincere at that time. उसके बाद आता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, whether you are on the right track or not, to check that you have to join a test series. Test series join करना मतलब क्या, you have to take a print out also and you can solve it। और मेंस के लिए आपको को टेस्ट सीरीज इसलिए ज्वाइन करना है कि आपको पता चले कि आप रेस में कहाँ पे, आपका आंसर राइटिंग कैसे होना चाहिए और क्या होना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज डिपेंड्स कि
अलग-अलग क्लासेस के अलग-अलग क्लासेस के टेस्ट सीरीज है, यू हैव टू चूज़ बिटवीन देम। आई हैव जॉइन्ड द विजन टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स आल्सो एंड मेंस। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपको कौन-सा टेस्ट सीरीज करना है। मार्केट में नए-नए टेस्ट सीरीज है। सिर्फ आपको ये होना चाहिए कि वो एनालिसिस आपको डिटेल में दे। आपका जो आंसर है उसका आपके कुछ भी प्रॉब्लम्स हो गए, स्मॉल-स्मॉल डाउट वो सॉल्व कर सके, ऐसा टेस्ट सीरीज करना चाहिए आपने। फिर एनसीईआरटी पढ़ने के तरीके। और इसमें क्या है, एनसीईआरटी में क्या है, ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी। तो मैं अभी देख रहा हूँ रिसेंट ट्रेंड कि न्यू एनसीईआरटी एनसीईआरटी हिस्ट्री में जो बॉक्स दी है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एनसीईआरटी आर इम्पोर्टेंट और वो आपको पढ़ना ही है। एनसीईआरटी पढ़ना मतलब 6 to 12 सब एनसीईआरटी पढ़ना नहीं होता है। कुछ कुछ एनसीईआरटी जो रिपीटेटिव है कि 6 to 8 में जो है वही 9 to 12 में दिया हुआ है। तो रिपीटेशन आपको अवॉइड करना है। फर्स्ट टाइम आप सब एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो रिपीटेशन हो रहा है एनसीईआरटी में, जो लो स्टैंडर्ड में हाई स्टैंडर्ड में आ रहा है, तो इसलिए लो स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी आप स्किप करके हाई स्टैंडर्ड का भी पढ़ सकते हो। उसके बाद आता है कि आपका यूपीएससी एग्जाम में बहुत लोगों को फियर होता है कि करंट अफेयर बहुत हॉस्ट है, लेकिन आप देखोगे तो करंट अफेयर इज नॉट रिलेटेड कि ऐसे कोई भी उठा के पूछ लिया, ऐसे नहीं होता है। करंट अफेयर दे आर आस्किंग रिलेटेड टू सिलेबस। आपका अगर स्टैटिक ठीक से होगा, आप करंट आप लिंक कर पाओगे, देन इट इज वेरी इजी। अगर कोई बड़ा इंसिडेंस होता है या कुछ होता है, बड़ा कुछ मीटिंग इंसिडेंस या कॉन्फ्रेंस होता है, तो एट दैट टाइम दे आर नॉट गोइंग फॉर अ डायरेक्टली, दे आर नॉट आस्किंग अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि ये किसके रिलेटेड था क्या है। तो दे विल चेक कि पेरिफेरल कोई तो भी क्वेश्चन ले गया और उससे चेक करेंगे कि इनका स्टैटिक में कितना नॉलेज है। तो करंट अफेयर आपको वही है। मार्केट में अलग-अलग मंथली मैगज़ीन मिल रहे हैं या प्रीलिम के टाइम में रिवीजन के लिए अलग-अलग मैगज़ीन आ रहे हैं। आप एक मैगज़ीन फिक्स कीजिए, उसे ही पढ़ना। और न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ोगे, दैट इज़ आल्सो बेनिफिशियल। मैं न्यूज़पेपर प्रीलिम्स में ज़्यादा पढ़ा नहीं, मेंस में थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर इज़ कंपल्सरी। तो न्यूज़पेपर में क्या है, न्यूज़पेपर आप अगर पढ़ोगे तो डायरेक्टली न्यूज़पेपर, डोंट गो फॉर डायरेक्टली न्यूज़पेपर। फर्स्ट यू शुड एटलीस्ट रीड अ सिलेबस वंस। आपने एक टाइम पूरा सिलेबस पढ़ लिया, उसके बाद ही न्यूज़पेपर पढ़ना है। तभी आपको ये बेनिफिट होगा कि एक्चुअली न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है। देयर आर सम पॉलिटिकल न्यूज़, देयर आर सम न्यूज़ दैट आर नॉट रिलेटेड टू अस और अवर सिलेबस आल्सो। तो यू हैव टू डिसाइड कि कौन-सा न्यूज़ पढ़ना है, क्या पढ़ना है। कुछ-कुछ यूट्यूब चैनल है, उनका भी न्यूज़पेपर एनालिसिस ठीक होता है, तो इनिशियल डे में आप वो देख सकते हो। और न्यूज़पेपर पढ़ना मतलब इसका मतलब नहीं खाली न्यूज़पेपर पढ़ लिया, उससे कुछ नोट्स निकालोगे आप, आपके पास कुछ कलेक्शन होगा, देन इट विल बी बेनिफिशियल। नहीं तो आप पढ़ लोगे, आपका कितना दिन का मेमोरी रहेगा? 7 दिन का मेमोरी रहेगा। 10 दिन का होगा, 15 दिन का होगा, उसके बाद भूल जाओगे। तो इसलिए आपको उसका नोट्स निकालना है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आपके पास अगर कोई मैगज़ीन में आप कंफर्टेबल हो, उससे अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, उसपे आप ऐड कर दोगे, तो ठीक हो जाएगा, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो न्यूज़पेपर में यही करना है आपको हमेशा कि न्यूज़पेपर में डिटेल में पढ़ना है, लेकिन उसमें से भी आपको क्या लेना है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि क्रक्स आपको पता चलना है। और ये कब पता चलोगे, जब आपका स्टैटिक सिलेबस ठीक होगा। तो न्यूज़पेपर डायरेक्टली ना पढ़े, एक बार यूपीएससी का पूरा सिलेबस पढ़ ले, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और न्यूज़पेपर बहुत बार लोग पूछते हैं, सर 1 साल का पढ़े, 2 साल का पढ़े या क्या करें? एक्चुअली न्यूज़पेपर में आप 1 एंड हाफ ईयर का हम स्ट्रैटेजी यूज़ करते थे कि मेंस से लेके अगले प्रीलिम तक, कि 1 एंड हाफ ईयर का स्ट्रैटेजी यूज़ करना, उसमें 1 एंड हाफ ईयर में जितना पढ़ सके उतना अच्छा है। और न्यूज़पेपर में बहुत बार ये होगा कि आपको फ्रस्ट्रेशन भी आएगा, मैंने तो इतने करंट अफेयर किए लेकिन यूपीएससी अलग ही पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको कनेक्ट नहीं करता है। आप जो बहुत बार मैं ये देखता हूँ कि बहुत एस्पिरेंट्स है, दे आर स्टडीइंग कि उनका स्टडी करने का मेथड ये होता है कि नीचे देख के मतलब वो बुक्स में ही रहते हैं और बाकी वर्ल्ड में क्या हो रहा है उनको कुछ लेना-देना नहीं है। तो दैट इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। आपको कनेक्ट करते आना चाहिए कि कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ तो उसका हमारे सिलेबस से कैसे कनेक्ट है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और ये कनेक्ट जिसको करते आएगा कि सपोज़ यूएस में कुछ हो गया या रशिया यूक्रेन अभी वॉर चल रहा था, तो इसमें कुछ हो गया तो हमारा कैसे सिलेबस से कनेक्ट होता है, हमें कौन से पर्सपेक्टिव में जाना पड़ेगा या हमें कौन से पेरिफेरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वो आपको आना ही चाहिए। और वो अगर आपको आएगा नहीं तो आपका आपको करंट अफेयर में ऐसे ही लगेगा कि
कैसे भी उठा के क्वेश्चन पूछ रही है यूपीएससी। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपका एनालिसिस ठीक होना चाहिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट। देन कि यूपीएससी का ये तो हो गया। फिर उसके बाद कुछ-कुछ क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि मुझे वो टाइम पास लगते हैं कि सर आप डेली कितना स्टडी करते हैं? डिपेंड्स ऑन ओनसेल्फ कि आपको एक बार पढ़ के अगर समझ में आ जाता है, तो आपका स्टडी कम हो सकता है। किसी फ्रेंड को एक बार पढ़ के समझ में नहीं आता तो उसे स्टडी ज़्यादा करना पड़ेगा। बट ऑन एन एवरेज आपको बहुत टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा। यूपीएससी के लिए बहुत सिंसियर और डेडिकेटेड होना पड़ेगा। कैसे नहीं कि 4-5 घंटे पढ़ाई कर लिया और मेरा क्रैक हो गया है, ऐसे भी नहीं होता है बहुत बार। वो 4-5 घंटा पढ़ाई करते हैं लेकिन वो पूरा साल भर कंटिन्यूअसली करते हैं। कुछ-कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने 12-12 या 14-14 आवर्स, 15-15 आवर्स पढ़ाई कर लिया। इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर मी। इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। तो आपको ये करना है कि आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, आपका रिवीजन कैसे कंप्लीट होगा, उस हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना है। सपोज यू हैव 4 मंथ्स प्रीलिम्स के लिए, आपने एक बार ऑलरेडी सिलेबस पढ़ लिया है या 2 बार पढ़ लिया है, तो आपको प्लानिंग करना है कि मैं टेस्ट सीरीज कैसे प्लान करूँ, मेरा टेस्ट सीरीज कितना सॉल्व होना चाहिए, मेरा 5,000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो वो प्लानिंग कैसे होगा। फिर रिवीजन मुझे इतना टाइम करना पड़ेगा बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग अ ग्रिप इन दैट सब्जेक्ट। तो उसका रिवीजन मुझे 4 टाइम 5 टाइम करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपको प्लानिंग बनाना है, उस हिसाब से आपको आपके सीटिंग आवर डेली बेसिस पे कितना करना है वो डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि यू आर नॉट ए मशीन, कि आप मशीन नहीं हो कि मैं पूरा 4 महीना 18 आवर्स पढ़ लूंगा, नहीं होता ऐसे। यू हैव टू टेक अ ब्रेक एंड ब्रेक इज नेसेसरी। एवरी वीकेंड पे आपको कुछ ना कुछ टाइम खुद के लिए रखना होगा, उसमें ब्रेक लेना पड़ेगा। यू हैव टू रिफ्रेश योरसेल्फ। इट इज इम्पोर्टेंट, नहीं तो इमोशनली बहुत टूट जाओगे। तो इसलिए आपको एक ब्रेक भी इम्पोर्टेंट होता है। और आपका टाइम टेबल अगर सही होगा, टाइम टेबल ऐसे भी नहीं होता। बहुत लोग टाइम टेबल बनाते हैं, बहुत क्लमजी टाइम टेबल बनाते हैं कि उसमें ये कहाँ से करे वो कहाँ से करे। और टाइम टेबल एक होता है कि टाइम टेबल बनता है तो फॉलो नहीं होता है। बहुत बार ये होता है 99% इट इज नॉट परफेक्टली फॉलो। तो तब क्या करना है, आपको वो बैकलॉग जो रहता है वो भी भर लेना चाहिए। उसके लिए भी आपको ठीक से प्रिपरेशन करना चाहिए। दैट इज इम्पोर्टेंट। तो टाइम टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आता है कि आप मोटिवेट कैसे रखो। ये बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है कि सोशल मीडिया का यूज कैसे करना चाहिए, खुद को मोटिवेट कैसे रखना चाहिए। इमोशनली आप स्ट्रांग होने चाहिए। तो इमोशनल आपका जो क्वेश्चन थे वो बहुत स्ट्रांग और वो मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। तो आप मोटिवेट कैसे करें खुद को। इट इज एग्जाम कि हमारा लाइफ भी वैसे होता है, कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी बहुत डिप्रेस लगता है। तो आफ्टर एवरी नाइट देयर इज अ डे। वही है कि आफ्टर एवरी सनसेट देयर इज अ सनराइज। तो ये फंडा लाइफ में चलते ही रहेगा। आप कभी डिप्रेस हो गए, कभी बहुत अच्छा लगेगा। तो इस टाइम क्या करना है आपको। अगर डिप्रेस होते हैं, आपको लगता है कि अभी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ रहा है, यू हैव टू टेक अ ब्रेक। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस चीज से इंस्पायर्ड होते हैं। जैसे इंस्पिरेशनल वीडियो देख के इंस्पायर्ड होते हैं, या घर पे बात करके इंस्पायर्ड होते हैं, किसी से बात करके इंस्पायर्ड होते हैं, या कोई ट्रैवलिंग करके आप ये रिफ्रेश होते हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट। और ऐसा नहीं होगा कि हर टाइम पे आपका बहुत ज्यादा हमेशा आप पॉजिटिविटी में रहोगे। कुछ कुछ टाइम डिप्रेशन भी आएगा। इट इज ह्यूमन लाइफ, तो वो होते ही रहेगा। तो खुद को मोटिवेट रखना है। मोटिवेट इंस्पायर तो आपको सब कर सकते हैं, लेकिन मोटिवेट कब होता है। मोटिवेट जब आपके माइंड में एक ड्रीम होगा, बड़ा ड्रीम होगा, और आपका कुछ टारगेट होगा, ये मुझे अचीव करना है। और उसके लिए आपके मतलब दिल से आ रहा है कि आपको ये अचीव करना है, कैसे भी करके अचीव करना है। तो आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो और राह पे चल सकते हैं। ऐसे नहीं होगा कि आप एक बार डिप्रेशन में चले गए तो आप ऊपर नहीं आ सकते। तो इसलिए आपको खुद का मतलब इमोशनल मैनेज आपको ढूंढना पड़ेगा। अलग अलग तरीके होते हैं। किसी को योगा करने से अच्छा लगता है, किसी को जिम करने से अच्छा लगता है, किसी को फ्रेंड के साथ चैटिंग करने से अच्छा लगता है, किसी को फैमिली के साथ शेयर करने से अच्छा लगता है। तो बहुत बार ऐसे होता है। तो इन चीजों को जो वी जनरली वोंट स्पीक अप, वो इशू को हमको डील करना है। और जितना आप ज्यादा डिप्रेस लगेगा, आपको फ्रस्ट्रेट लगेगा, उस टाइम आप बात कीजिए, लोगों से शेयर कीजिए। जो बोलते हैं ना कि शेयर कीजिए, उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। या आपका खुद का एक वे ढूंढिए कि आप इंट्रोवर हो गए तो वीडियो देख लोगे, कुछ नहीं आप एक्सट्रोवर हो गए उस टाइप का देख लेना। तो
वो आपको खुद को ढूँढना है और इट इज़ अ प्रोसेस। इसलिए मैं कहता हूँ कि जर्नी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन डेस्टिनी, कि ये जर्नी में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे खुद का बहुत कुछ मतलब चेंजेस करने को भी मिला और मुझे बहुत सारी चीज़ें भी पता चली कि व्हाट इज़ माय वीकनेस और हाउ टू इम्प्रूव इट। कि ये जर्नी अलग था, यूपीएससी का जर्नी एक अलग है, मतलब वो पर्सनैलिटी बिल्डिंग का एक जर्नी है आपका। तो आप ये सोच के चलना और लाइफ में हमेशा सेकंड चांस तो लेना ही चाहिए। आप बचपन में देखना कि वो बच्चा है जब चलने लगता है वो कितनी बार गिरता है और क्या-क्या नहीं। उसने स्टेट सर्विसेज़ कर लिया है या कुछ अलग कर लिया है, इट इज़ ऑल्सो माने कि बेटर कि ओके। या कुछ आपको लगा कि एक लिमिट के बाद आप नहीं कर सकते, आपका इकोनॉमिक सिचुएशन है, कंडीशन ठीक नहीं है या कुछ अलग प्रॉब्लम हो गया, तो एट अ टाइम यू कैन चेंज द करियर। देयर आर वे many different way to serve the nation, to serve the society. There are ways, बट आपके अंदर से होना चाहिए, वो आप कर सकते हो। इट इज़ नॉट ओनली मीडिया कि वो सिविल सर्वेंट हो गए तो उससे आप कर सकते हो, इससे नहीं, इससे आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन देयर आर डिफरेंट वेज। तो वो आप भी चूज कर सकते हो। देयर इज ऑलवेज लाइक वो बोलते हैं ना, सितारों से आगे जहाँ और भी है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट कि बहुत बार और एक एग्जामिनेशन एक अलग जर्नी है और उसके बाद जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है when you are on a post and everything, it is also another level of struggle। तो हमेशा ये तो स्ट्रगल आपका चालू ही रहेगा। आपको एक्सीलेंट के पीछे जाना ही है, आपको एक्सीलेंट बनना है। एक्सीलेंट बनना मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को क्रश करके या दूसरे के मतलब ए लेके आप आगे बढ़े, ऐसे भी नहीं। यू हैव टू टेक अ पीपल विथ यू। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितने एक्सेप्ट कर लोगे कुछ कुछ चीजों को, रियलिटी को एक्सेप्ट करना भी आपको आना चाहिए। बहुत बार ये होता है कि लोग फेल्योर आने के बाद जस्टिफाई करते हैं कि मैं क्यों फेल हुआ। डोंट जस्टिफाई योर फेल्योर, रादर देन टीच फ्रॉम योर फेल्योर, लर्न फ्रॉम योर, मतलब लर्न फ्रॉम योर फेल्योर्स। कि आपको लर्न करना है और दूसरे लोगों को टीच करना है कि भाई ऐसे होता है, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट अ बिग थिंग। आपको फेलियर से जो ज्यादा लर्न करेगा दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये जो उठ के खड़ा होगा दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वो इम्पोर्टेंट है। और बहुत बार ये आता है कि सर मैं नोट्स कैसे बनाऊँ, नोट्स कैसे बनाए, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कि बहुत लोग पूछते हैं कि नोट्स कैसे बनाए। तो नोट्स बनाने का मैंने एक टेक्निक बोला था आपको कि आपको पिक्चर विजुअलाइज होना चाहिए। कि सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल था इसलिए कि बर्लिन वॉल था, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो वो डिस्ट्रॉय हो रहा है तो आप वो वॉल पे बैठे और आपको विजुअलाइज हो रहा है सब चीज कि ये इसकी वजह से हुआ, ये उसकी वजह से हुआ, इसका फ्यूचर पे क्या रिपरकशन होगा। वो आपके पॉइंट है या कीवर्ड लिखे वो उससे आपको विजुअलाइज हो गया। तो इट इज योर नोट्स, नॉट लाइक कि आपने किसी का नोट्स ले लिया और वो पढ़ लिया वो नोट्स हो गया। दैट इज नॉट अ केस। आपको खुद को समझ में आना चाहिए, दैट इज योर नोट्स। फिर कुछ कुछ लोगों के यहाँ पे सवाल आ रहा है कि ऐसे के लिए कैसे प्रिपेयर करें। ऐसे प्रिपरेशन इज नॉट अ डिफरेंट थिंग। आपका जीएस ठीक है, ऑप्शनल ठीक है। यू हैव टू जस्ट मेक योर माइंड और आपको स्ट्रक्चर बनाना है ऐसे में कि पहले इंट्रोडक्शन कैसे करेगा। अलग अलग स्टाइल होते हैं, फैक्ट स्पीकर से करेंगे, कोट से करेंगे, कोई स्टोरी से करेगा, कोई कॉन्ट्राडिक्शन से करेगा या कोई पोएम से करेगा, दैट इज योर स्टाइल। फिर उसके बाद मेन बॉडी में क्या होगा, दो तीन टाइप के ये हो गए कि सपोज वन वर्सेस अनदर फैक्ट होगा, उसमें करोगे, फिर उसका सॉल्यूशन क्या होगा। फिर एंड में आप सॉल्यूशन देने के बाद उसका ये दे गए आउट ऑफ बॉक्स डायमेंशन क्या हो सकता है, फिर उसके बाद कंक्लूजन पे आओगे। तो इट इज अप टू यू कि ऐसे में जिसका जीएस अच्छा होता है या ऑप्शनल ठीक से हो गया, तो ऐसे नॉट अ बिग थिंग। सिर्फ आपको स्टाइल डेवलप करना है, ऐसे जब फॉर्म ऑफ जस्ट लिटरेचर। तो आपका ऐसे नहीं कि बहुत लिटरेरी लैंग्वेज में फ्लोरी लैंग्वेज में लिखना है, वैसे कुछ नहीं। सिर्फ आपके पॉइंट क्लियर होना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और इसके बाद अगर एस्पिरेंट के कुछ क्वेश्चन हो गए तो वो क्वेश्चन हम लेते हैं। कुछ डाउट हो गए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, वो हम देखेंगे और उसके बाद क्या कर सकते हो वो देखते हैं। 26 days remain for a preparation. Pre, how to handle the last days. Simple. Last 7 days you have to give the last 7 days for you have to cover each subject on one day in last 7 days. Means suppose exam is this year exam is on 5th of June. So you have to keep last 7 days so that you can cover the every subject. Means you have to just go through that subject and important point.
that is last 7 days. Then you have remaining, suppose 18 day you have remaining. So in that 18 day you have to chalk out whether you have given the already you have given the integrated states or not, you have done the CSAT or not. According to that you have to decide and prepare yourself. Means suppose your quality subject quality is not proper, so you have to give the more focus on that, and you have to decide what are the your strong subject and weak subject. First cover the weak subject, then cover the strong subject. Sir, please help me that how can I start a preparation? Simple. Whenever you are start a preparation, go to the syllabus, take a NCERT, and if you are getting the bored with the NCERT, or if you are not getting the any concept in NCERT, then go to the YouTube and see the various video available videos. For geography there is a Manunala IS video that is good. So different subject there are different videos, so you can go through that video. सर ऑप्शनल का पहले तैयारी करे या देश का तैयारी करे? इट डिपेंड ऑन यू, साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं. सर हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू क्वालिफाई दिस एग्जाम? इन सेकंड अटेम्प्ट आई गॉट माय फर्स्ट पोस्टिंग एंड फोर्थ अटेम्प्ट आई गॉट आईएएस. Newspaper The Hindu and Indian Express, okay, no problem. I'm in a second year of engineering. When should I join the coaching? Actually, early to start is important. So take a coaching from a next year. Third year you can take a coaching, and you can divert your some time for a coaching also, and UPSC preparation also. So these are some of my strategy. And in details, if the you require any strategy related to prelims or mains or interview, we can arrange the specialized session for that. How to prepare for prelims. Completely that session is focused on prelims only. We can go through the details. Then if there is a session, if you require session for mains, so we will discuss in detail. But at that time, all the aspirants should be given the mains, or they have at least given the prelims once. That is important. On interview we can take session like that. So before joining any coaching, you have at least go through the syllabus, and there are 2-3 series I will suggest. Anybody can watch, and it is important. The one is a Pradhan Mantri. That series gives the all information about our independence to the current scenario. They are giving the all information about the major incidents in our history, modern history. Then there is another series, Savidan. Savidan, it is series about our Savidan, how it was made, what kind of debate was there, and it is important. So you can take that. Anybody can watch. It is a very informative and good series also. So you can watch that series also. Then if anybody wants any guidance or anything, you can ping me on a Facebook, Manoj Mahajan, or even on a Quora. I'm there on Quora, or you can ping me on a Instagram, IS Manoj Mahajan. So I think I have answered all of the questions. If you have any question, then ping me separately, or you can ask the UPSC time also. They can divert that question to me. Or now I want to thanks UPSC time for giving me this opportunity to reach the uh, many aspirants. And at the last, I want to give the best wishes to every aspirant. You have to perform well every time. Just simple quote I'm giving you. Just if कि बहुत बार ये होता है कि आपका पढ़ाई नहीं होता है, तो उस बार क्या करना चाहिए, बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है. तो मैं यही करता था, पढ़ाई नहीं होता है तो तब मैं सिर्फ इतना ही करता था कि आंखें बंद कर लो और एक बार देखो कि आपके फैमिली वाले आपके लिए क्या कष्ट ले रहे हैं और किससे काम कर रहे हैं. इतना भी आपका मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्या है, आपको एक बार पता चल गया तो आप अपने आप पढ़ाई करने लग जाते हो. तो मैं चाहता हूँ कि if you are diverting from your focus or path, then at that time remind your face of your mother and father, how they are taking a tremendous effort for your success and they are sacrificing their self. तो बहुत इम्पोर्टेंट है. और जब भी आपको कुछ डिप्रेशन या लो लगे, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम. एंड थैंक यू एवरीवन. बेस्ट विशेस फॉर फ्यूचर. थैंक यू.